हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करा था। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब देखो यार, मैं आपको कुछ भी अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं बता रहा, बार बार मैं यही बताता रहता हूँ, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं। फाइनल अकाउंट में आप सभी बच्चों को पता है फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, जल्दी से बताओ। हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते हैं। अरे बोलो यार सर, मेरी तरफ देखना और समझना। ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को ट्रांसफर कर रहे होते थे। कहाँ ट्रांसफर कर रहे होते? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर P&L, या फिर बैलेंस शीट। अगर वो आइटम एक्सपेंस नेचर का है, कौन सी नेचर का है? एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग, तो वो कहाँ चले जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ चले जाएगा? ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेडिंग या P&L। अगर डायरेक्ट नेचर है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएगा। अगर वो आइटम रिवेन्यू नेचर का है, कैसे पता चलेगा आइटम रिवेन्यू नेचर का? इधर देखो, कैसे पता चलेगा आइटम रिवेन्यू है या इनकम है? उसके ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड। अब वो आइटम रिवेन्यू नेचर का, इनकम नेचर का है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगा। अब अगर वो डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम का मतलब सेल्स है या इस तरीके की है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट इनकम है, लाइक इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट, तो ये सब कहाँ चली जाएंगी? P&L के क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में क्या जाती है? बड़ी बच्चों वाली चीजें आती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या जाती है? लायबिलिटीज। और राइट हैंड साइड क्या जाती है? एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, BR। और लायबिलिटीज में क्या आता है बताओ? कैपिटल भी लायबिलिटीज का पार्ट मानी जाती है। बोलो यार। यस सर। ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लोन आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा, BP आ जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब आ जाता है। समझ आया? यस सर। तो सर अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसमें देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। बस खाली एक ही एडजस्टमेंट थी, जो क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? तो एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशंस व्हिच वी कम टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर, या कुछ वो बातें जिसको अकाउंटेंट क्या करता है, साल के एंड के लिए क्या कर देता है? छोड़ देता है। समझ में आ गई बात या नहीं? उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। अरे हम बोलते हैं साल के एंड में तो फाइनल अकाउंट बनाए, देख लेंगे। जैसे जब तुम तैयारी करते हो तो तुम एक आधा चैप्टर है, भैया ये टॉपिक बाद में देख लेंगे, एंड में देख लेंगे, छोड़ो ना सर। तो कुछ ऐसी चीजें अकाउंटेंट फाइनलाइजेशन के टाइम पे क्या कर देता है? छोड़ देता है। एंड कुछ मजबूरी होती है जो साल के एंड में क्या होती है? पता चलती है। बात समझ में आई है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो हाउ वी कैन कम टू नो अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक? जब हम जर्नल बना रहे हैं स्टार्टिंग में, अरे बोल दो यार। क्लोजिंग स्टॉक का हमें पता ही कब चलता है? साल के एंड में। या फिर अगर मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन, अब आप चाहो तो डेप्रिसिएशन हर महीने भी लगा सकते हो, रोज भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप रोज डेप्रिसिएशन लगाने लग गए तो साल की 365 एंट्री किस चीज की हो जाएगी? तो हम कहते हैं चलो साल के एंड में एक डेप्रिसिएशन की एंट्री लगा के कर देंगे। तो बेसिकली एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है? मेरी तरफ देखेंगे सही बच्चे। एडजस्टमेंट्स का बेसिकली मतलब होता है वो आइटम्स व्हिच वी हैव टू एडजस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जिसको हम फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? एडजस्ट करते हैं। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? बात समझ में आई या नहीं है? उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं यार? एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? एडजस्टमेंट। सीधी सी बात ये है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो सर अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स को सीखना पड़ेगा। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? पहले एडजस्टमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि एक एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तीसरी एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। चौथी एडजस्टमेंट क्या है? एक्रूड इनकम। पांचवी क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। छठी क्या है? डेप्रिसिएशन। समझ आया नहीं है? बेसिकली कुछ बातें हैं जो हम साल के एंड में क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। अब जैसे फर्दर बैड डेट, डेप्रिसिएशन क्या आएगी? छठी। फिर आ जाएगा फर्दर बैड डेट्स, कुछ पैसा डूब गया। अभी जैसे आप लोगों ने एक चीज देखा, अभी हमें एक व्यक्ति से पैसे लेने, आपको पता है एक पेरेंट्स है, उनसे हमें फीस लेनी, लेकिन अभी तक उम्मीद कर रहे हैं वो दे देंगे। लास्ट में अगर वो नहीं देते तो हम कहते हैं चलो यार अब इसको बैड डेट्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बैड डेट्स। तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर एक एडजस्टमेंट ये रहेगी, बैड डेट्स। हमने कहीं से लोन ले रखा है तो लोन पे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट्स आ सकती है। ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट बन सकते हो सकता है हमारे सामान चोरी हो गए, गुड्स चोरी हुआ और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा है। तो ऐसे कुछ अराउंड 10-15 के आसपास एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी। सर क्या यहाँ पर लिखी होंगी? मैंने शायद मेरा कुछ ऐसा ध्यान जा रहा है कि मैंने लिखी हैं, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ ये रही ना, ये सर बहुत बढ़िया सर आपने लिख रखी है, वेरी गुड। तो अगर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की तो क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, और क्या है मेरे बच्चों? एक्रूड इनकम है, और क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, डेप्रिसिएशन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, फर्दर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। तो हम इनको वन बाय वन समझेंगे और इनके इफेक्ट्स को हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये सारी बातें अपने नोट्स में आईपैड में भी क्या करी थी, बताई। लाइक कुछ एडजस्टमेंट है हमारे पास, गुड्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने गुड्स बांट दिए फ्री सैंपल के तौर पर। बोल दो यार सर। गुड्स गिवन इन चैरिटी, एबनॉर्मल लॉसेस, गुड्स टेकन बाय ओनर, ओनर लेकर चला गया, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेस। तो देयर आर सम, दीज आर सम एडजस्टमेंट्स which we have to adjust while preparing the final अकाउंट बनाते वक्त हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करें। तो आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, बोलो यार। यस सर। ज्यादातर एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे देखने को मिलेंगी, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी क्या मिल जाए, एडजस्टमेंट। वैसे ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम खाली एक जगह जाता है, ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम खाली एक जगह क्यों जाता है, वो एक जगह इधर देख लो, क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रोसेस में आ चुका है। ट्रायल बैलेंस एकदम से नहीं बन जाता, ट्रायल बैलेंस हमें भगवान जी नहीं देते, हम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल, जर्नल से क्या बनती है, लेजर, लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा है, कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस, तो वो जर्नल के थ्रू पहुंचा है। बात समझ में आई है? तो जर्नल में कोई अगर चीज आ गई तो उसके तो ऑलरेडी कितने इफेक्ट हो गए, 2 इफेक्ट। इसलिए ट्रायल बैलेंस का आइटम जो है, इसलिए ट्रायल बैलेंस का आइटम खाली एक जगह आ जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा पर्पस क्या रहता है, उसको क्लोज करना, ना कि हमें दिखाना, उसका इफेक्ट दिखाना, शो रिकॉर्ड करना। बात समझ में आ गई नहीं है? लेकिन अगर कभी ट्रायल बैलेंस में आपको लिखा हुआ दिख जाए 10% लोन, क्या लिखा हुआ दिख जाए 12% लोन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने आप में ही एडजस्टमेंट है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो होना ही है। जैसे मैं आज आपकी क्लास ले लेता हूँ, फिर मैं आज छुट्टी कर देता हूँ, अब कल हमारी क्लास होगी या नहीं होगी, दिस इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन्स सर अब अगर हमारी एज पर शेड्यूल क्लास बनती है तो होगी, और नहीं बनती तो नहीं होगी। इम्प्लाइड का मतलब बस जो बता रखा हो, मतलब बिना कहे भी वो बात है। तो कभी कभार क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख जाएगा 10% लोन, देखो जैसे ये रहा है, तो लोन टू परम दिख रहा है यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये एक आइटम दिख रहा है। लोन टू इलस्ट्रेशन नंबर 13 में है, लोन टू परम एट द रेट 10%। तो जब कोई अजीब सा दिख जाए 10%, 12% किसी के सामने, ट्रायल इन्वेस्टमेंट के सामने, तो वो क्या होगी, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सर अब हमें एडजस्टमेंट का मतलब काफी हद तक क्लियर हो चुका है। और एक बात सही बच्चे ध्यान रखना, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव एटलीस्ट 2। हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं, अब 2 क्या हो सकता है, वो ट्रेडिंग में जा सकती है, ट्रेडिंग के साथ कहाँ जा सकती है, बैलेंस शीट में, P&L में जा सकती है, P&L के साथ कहाँ जा सकती है, बैलेंस शीट में। अब चाहे किसी भी साइड जाए उससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बातें सारे बच्चों को? अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक, अब हम एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लॉजिकली कि सर ऐसा क्यों है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से नोट्स बनवा रखे हैं। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी, अरे पेन कहाँ है भाई, ठीक है। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, P&L, या फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम उसको, बैलेंस शीट में। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी आइदर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और या फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसको, P&L, या फिर हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। इसको कैसे हटेगा, तो अगर हम यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं, तो या तो ट्रेडिंग में जा रहा है, या फिर कहाँ जा रहा है मेरे बच्चों, P&L में, या फिर बैलेंस शीट। ये आप सब बच्चों को पता ही है। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम, हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होने वाले, 2 इफेक्ट, ठीक है। अब हम एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। बताइए अब सारे बच्चे, पहली एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये मैंने कल आपको बताया, इधर देखेंगे सही बच्चे मेरी तरफ। जब कभी भी हम ट्रेडिंग या P&L बना रहे होते हैं, तो हम हमेशा कौन से बेसिस पे बना रहे होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पर, एक्रूअल। एक एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पहले भी बचपन में पढ़ाया था, जब आप बहुत छोटे थे, यानी कि 11th के स्टार्टिंग में। अरे बोल दो यार सर, चौथा चैप्टर था ना, चौथा चैप्टर उसमें क्या था, कैश बेसिस था और एक्रूअल बेसिस था। कैश बेसिस में हम खाली कौन से ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस ज्यादा रिलायबल नहीं था, क्योंकि वो खाली कैश वाले ट्रांजैक्शन को कंसीडर कर रहा है, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं शो कर, वो मतलब करेक्ट प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करता था। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू द एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल बेसिस एक ऐसा था जिसमें हम कैश वाले ट्रांजैक्शन भी दिखा रहे हैं, क्रेडिट वाले, जिसमें हमें पैसा मिला या ना मिला इस बात से मतलब नहीं है,
हमें मतलब किस बात से है कि वेदर ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू दिस पीरियड और नॉट, कि ट्रांजैक्शन का जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग बना रहे हो उससे उसका संबंध है या नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखो जैसे अब आप 2023 का अगर ट्रेडिंग या P&L बना रहे हो तो आपको बस खाली 2023 पे ध्यान होना चाहिए। देख लीजिए इतना आसान है ट्रेडिंग P&L बनाना। 2023 के सारे खर्चे लेने हैं और 2023 की सारी इनकम लेनी, बस और कुछ भी नहीं करना। जब मैं 2023 पे मेरा फोकस है, जब मैं 2023 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे बस सारी रेवेन्यूज भी किसके लेने हैं 2023 के, सारे एक्सपेंसेस भी किसके लेने हैं 2023 के। तो फिर इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। जिस पीरियड का है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम को लेना, ना तो अगले साल का लेना है ना पिछले साल। समझ में आया नहीं है? क्लियर हो जाती है बातें। एक्रूअल बेसिस मोर रिलायबल है। कंपनीज एक्ट 2013 उसको अलाउड करता है। एक्रूअल बेसिस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस क्या करता है, शो करता है। और एक्रूअल बेसिस में हमारी वो चारों एडजस्टमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, बट जो कंपनीज वगैरह बिजनेस वगैरह किसको फॉलो करता है, ये सारी बातें। फिर भी मैं एक डिफरेंस भेज दूंगा, उसको आप आपका चौथा चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। अरे बोलो हाँ यार सर, और वीडियो देख लेना, चौथा चैप्टर खोल के अपना वो साथ के साथ रहे। अब ये सारी चीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। तो जब अब आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो तो ट्रेडिंग P&L बना रहे हो तो आपको एक्रूअल बेसिस ध्यान रखना है। एक्रूअल बेसिस में आप क्या, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट सारे खर्चे चाहे पे करे हो या ना करे हो, P&L में सारे खर्चे डालूंगा चाहे पे करे हो या ना, लेकिन वो इस साल के होने चाहिए। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जिसका बेनिफिट ले लिया है, जिसके भी पेमेंट बाकी। इस चैप्टर में क्लास मत मिस करना, सब ऊपर से आना शुरू हो जाए। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पास कराएगा। समझ में आ गई बात? अब ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड में जब आप कोई भी एक्सपेंस लिखोगे, जैसे वेजिस है तो वेजिस को आप कहाँ लिख दोगे, डेबिट साइड में। और उसके अलावा क्या है, अब एडजस्टमेंट में मिल गया आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडजस्टमेंट में क्या मिल गया आउटस्टैंडिंग, तो अब उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि टोटल वेजेस कितना बनता है, आउटस्टैंडिंग को मिलाकर। बात समझ में आई है नहीं? 2 वेजेस डाल देंगे और एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने पे नहीं करा। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस पे नहीं करा है वो क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, क्योंकि पे नहीं करा। दो इफेक्ट होंगे, तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। इवन आप चाहो तो जर्नल के थ्रू भी कर सकते हो। अब बताओ अगर मैं जर्नल बनाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो बताओ मैं क्या एंट्री बनाता। देखो यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किस नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पे, बकाया खर्चे जिनका बेनिफिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं हुई। अब देखो जब टाइम होता है तो ऐसे समझाया जाता है बिल्कुल तसल्ली से। ट्रायल बैलेंस में रेंट लिखा है, वेजेस लिखा है, अरे बोलो भाई यस सर, ऐसे देखने को मिलेगा। अब नीचे मैंने एडजस्टमेंट बना दी आउटस्टैंडिंग रेंट, या एडजस्टमेंट बना दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब बताओ वेजेस तो कहाँ जाता है, बोलो फटाफट, वेजेस जो ट्रायल बैलेंस वाला है वो तो ट्रायल बैलेंस वाला तो सीधा ही चला जाएगा, बोलो हाँ या ना सर। ये रहा वेजेस। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है उसको क्या करा, प्लस कर दिया। दूसरा इफेक्ट क्या करा होगा मैंने, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस। आगे समझ? यस सर। और अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट कहाँ जाता है पहले तो ये बताओ, रेंट पहले तो रेंट जितने का है उसको डाल दो। रेंट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसका मतलब ये रेंट हमने पे कर दिया। अरे बोल दो यार। ट्रायल बैलेंस वाला रेंट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस का रेंट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो टू रेंट आ गया 10,000 रुपए। अब यहाँ पर हमें रेंट कितना दिखाना है, जितना बनता है। देख रहे हो आप कैसे? हाँ। तो जब आप घर पे आके नोट करोगे तो ऐसे ही नोट करना कि 10,000 रुपये मेरा है, बट 2,000 मुझे पता चला एडजस्टमेंट में पेंडिंग है, तो मेरा टोटल रेंट कितना बनता है 12, तो ऐड कर दूंगा। समझ में आया? और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करता हूँ तो अब कॉन्सेप्ट क्या बना, फटाफट बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, इन रेलिवेंट एक्सपेंस। अरे बोल दो यार। यस सर। या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या फिर P&L के डेबिट साइड ऐड कर देंगे हम रेलिवेंट एक्सपेंस। क्या हो गया इसको, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। समझ आया? लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस, तो फिर सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अरे भाई किताब देना 12th वाले, हो गए दोनों क्वेश्चन, किताब दो। अगर वो कहाँ गिवन होगा मेरे बच्चों बताओ आपको,
ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है तो वो फिर सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। आगे बात समझ? सर जी बिल्कुल क्लियर बात है, आप समझाओ और हमारी समझना है ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एवरीथिंग इज क्लियर सर, डोंट वरी। आप फालतू टेंशन मत लिया करो सर, हमें अच्छा नहीं लगता आप टेंशन लेते तो। सही बात है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 करो स्कैनर का, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 ये 12th वाले बच्चे 4 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14, बहुत बढ़िया 15। लो अभी कर दो फटाफट, सारे हो जाएंगे। चलो भाई आओ जी फटाफट, 9 से लेकर अदर देन कैश वाले और 1 to 4 भी है। अभी चेक करूँगा सब बच्चों के। इसके बाद हमारे अगली एडजस्टमेंट स्कैनर के 1 से 4 नहीं, 1 से 15 नहीं, 1 से 4 है, 9 से 15 के बीच में देखना यार। उसमें तुम भी थोड़ा भी तो दिमाग लगा लिया करो, जो टॉपिक करा रखे हैं वो हो जाएंगे यार। हाँ जी, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड? प्रीपेड जैसे हाँ जो हमने एडवांस है, जैसे पहले प्रीपेड सिम, आजकल भी प्रीपेड ही चलते हैं, कौन ले रहा है पोस्टपेड, तो पहले रिचार्ज कराते हैं बाद में बेनिफिट मिलता है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं जिनका हमने बेनिफिट ले लिया नहीं लिया, सीधी बात है। यानी कि वो खर्चे जिसके हमने पेमेंट कर दिया लेकिन अभी बेनिफिट नहीं लिया। अब क्या होता है इधर देखो ध्यान से, मैं कई बार ये बार बंदा मेरे से रेंट मांगता रहता है, मैंने कहा यार तू ये ले ले, मेरे पास पैसे आए, मैंने 1 लाख का चेक काट के दे दिया, पैसा बहुत है, खत्म कर। हाँ मान लो पैसा बहुत है, अब वो कह रहा है मैंने हिसाब छोड़, तू पकड़ यार बस, बार तू पैसे मांगने आता अच्छा सा नहीं लगता। अब क्या है, मैंने जैसे ही रेंट पे करा तो उस टाइम मैंने एंट्री बना दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। उस टाइम मैंने खर्चा दिखा दिया रेंट को, समझ में आया नहीं? अब जर्नल में तो मैंने खर्चा बुक कर दिया, ध्यान से समझे ऐसा होता क्यों है। जर्नल में तो मैंने कहा यार तू बार सिरदर्दी मत कर यार, बस तू फटाफट कर, तो रेंट डेबिट टू कैश मैंने अपनी एंट्री बना दी। अब क्या हुआ, रेंट से वो जर्नल से कहाँ पहुंची, लेजर में, बोलो ना 1 लाख रुपए लेजर में पहुंच गए, और फिर लेजर से कहाँ पहुंच गए, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में रेंट कितने का पड़ा हुआ, 1 लाख का। अब समझ रहे मेरी बात? अब मैं उसको तो चेंज कर नहीं सकता। अब तुम क्या करोगे, उस रेंट को उठा के P&L में डाल दोगे, क्योंकि सर हमारा खर्चा है, हमारे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने साल के एंड में तसल्ली में बैठा तो मैंने कहा यार रेंट कितना बनता है, नीचे वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो 6,000 रुपये रेंट है उसका महीने का, तो 6,000 गुणा में 12 कैलकुलेट, अबे यार रेंट तो 72,000 बनता है। बात समझ में आई या नहीं है? अब 72,000 बनता है यार, मैं क्या उसमें वो करूं? अब मेरी बात समझ रहे हो, 72,000 बनता है तो भैया अब क्या करा जाए यार, इसका मतलब है 28,000 रुपये मैंने एडवांस पे दे दिए। 28,000 मैंने किस में दे दिए, एडवांस। बात समझ में आई? तो अब मैं नीचे क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे एक एडजस्टमेंट बना दूंगा, क्योंकि मैं पीछे जाके चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया नहीं? जैसा आजकल शादी वादी का सीजन चल रहा है, हम गर्ल्स की बात करते हैं, तो जब इन्होंने कुछ मेकअप वेकअप करना होता है, तो अगर हम बात करें तो पहला स्टेप है, अब पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये काफ़ी सारे स्टेप्स होने हैं। अब मान लेते हैं कि इन्हें छठे स्टेप पे आके कुछ पता चला यार मेरे ना दूसरे स्टेप में क्या हो गई थी, थोड़ी गलती हो गई, तो ऐसा नहीं, पुराने में नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो? क्योंकि 6 स्टेप्स क्या हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या होगा, वो कुछ ऊपर ही क्या करना है करेंगे, उसके ऊपर 6 के बाद ही कुछ ना कुछ क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करें, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बैक में जाएं। बात समझ में आई या नहीं है, बोलो? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा है, हमने रेंट डाल दिया ऊपर, रेंट डेबिट टू कैश, रेंट 1 लाख का बुक कर दिया, खर्चा हमारा जा चुका है 1 लाख का, नो प्रॉब्लम। जब साल के एंड में बैठे, तो साल के एंड में बैठने के बाद अरे यार ये तो रेंट इतना बनता ही नहीं है, इसमें से तो क्या है, कुछ प्रीपेड है। तो हम ट्रायल बैलेंस के नीचे तो अभी हमारे पास स्कोप है ना, अभी हमने कौन सा क्या बना लिया, फाइनल अकाउंट बना लिया। समझ आया कुछ नहीं? यस सर। तो बस फिर अब नीचे थोड़ा डाल दिया प्रीपेड एक्स्ट्रा, अब हम उसका इफेक्ट दिखा देंगे। अब आप क्या करोगे बताओ, क्या वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है 28,000 का, क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं। उसका तो बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। मुझे 1 लाख का खर्चा बुक करना ही नहीं है, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा रेंट में से। समझ आया नहीं है? क्योंकि अब देखो आपने ट्रायल बैलेंस में रेंट कितने का दिखा दिया, 1 लाख का। 1 लाख का तुमने दिखा दिया ट्रायल बैलेंस में, बोलो यार। यस सर। अब 1 लाख में से जो मैंने एग्जाम्पल लिया, बातें नहीं मेरे बच्चों, अब यहाँ पर 34 का ले रखा है मैंने प्रीपेड वाला, तो 1 लाख में से 34 में क्या कर दूंगा, माइनस। समझ आया कुछ नहीं है? क्योंकि 34 मेरा इस साल का खर्चा है ही नहीं।
क्योंकि मुझे चाहिए क्या है, जो बनता है मुझे बस। हाँ, ट्रेडिंग और P&L में वही चाहिए जो मेरा खर्चा है। 2023 का चाहिए बस। 2023। अब वो तो मेरा इस साल तो मैंने बेनिफिट ही नहीं लिया ना उसका, समझ आया लॉजिकली। लेकिन वो पैसा मेरे पास नहीं है, वो पैसा मकान मालिक के पास है। अरे बोल दो यार। यस सर। तो वो मेरे लिए एसेट है, मेरा क्या है उस पर अधिकार है। मैं उस पैसे को क्या कर सकता हूँ, वापस रिन्यू कर सकता हूँ। तो प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। बस सीधी सी बात ये। अब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली समझो क्रक्स क्या है। तो लेस कर दो फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस। अरे बोल दो यार। अब अगर वो एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है तो कहाँ पर लेस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, डेबिट साइड। अरे बोल दो। यस सर। और अगर वो एक्सपेंस कौन से नेचर का, इंडायरेक्ट तो P&L डेबिट साइड। देखो जो आपने पहले फाइनल अकाउंट सीख लिया उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस जिस भी आइटम पे एडजस्टमेंट होगी उसको आप एकदम से आउटर कॉलम में नहीं लिखोगे, पहले उसको कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ये होता है कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गई बातें? पक्का? यस सर। बस इसके बाद जो अगर हम अगली बात करते हैं तो बैलेंस शीट की एसेट साइड। व्हाट इज एक्रूड इनकम? इट्स वेरी रुकी पड़ी है जो इनकम, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। अब देखो अकाउंटेंट जनरली जब मेरे को पैसा मिलता रहा, अच्छा फीस आती रही, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव, ऐसा हुआ। अब क्या है, जो है जब साल का एंड आया तो हमने कहा देखो भाई कितनों की फीस नहीं आई है, वो भी निकालो। जैसे मैंने आज ईशान सर को बोला भाई लिस्ट बनाओ कितने बच्चों की फीस नहीं आई है, तो ईशान सर ने मेरे को बताया सर 11th में इनकी नहीं आई है, 12th में इनकी नहीं आई है। फिर मैंने क्रॉस चेक करा, मैंने मेरे हिसाब से भी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम साल के एंड में करते हैं, कोई बात नहीं। अब एक बच्चे ने बोला सर मैं बाद में दे दूंगा, मैंने कहा भाई तू पढ़ ले, पैसे वैसे आते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब अकाउंटेंट के पास हर महीने भी बुक करने का ऑप्शन था, एक्रूड फीस भी वो हर महीने बुक कर सकता था, बट ऐसे केस में छोड़ता है ना, छोड़ना लास्ट में देख लेंगे, हटाना क्यों टेंशन पालनी है। तो अब हमने साल के एंड में हमें पता चला यार इतनी मेरी एक्रूड फीस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड फीस? रुकी पड़ी है जो हमने कमा ली है लेकिन मिली नहीं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने फीस या मेरी इनकम है। अब मैं साल के एंड में क्या करूंगा, इधर देखो ये बना रहा हूं मैं ट्रेडिंग, या ये मेरे एक्सपेंसेस, ये मेरी इनकम। तो इनकम भी कौन सी चाहिए, जो बनती है। मेरी हिंदी वाली बातें ध्यान रखनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, वो लाइफ टाइम ध्यान देंगे। तो सर 2023 के सारे क्या ले लो, रेवेन्यू। अब साल के एंड में मुझे 5 लाख मिल गए, अरे बोल दो यार सर। जो ट्रायल बैलेंस में आ रखा है वो मिल चुका है। अब पता चला कि 1 लाख मेरी फीस क्या है, पेंडिंग है। तो बताओ मेरी इस साल की फीस बनती कितनी है, 6 लाख। उसको प्लस करके दिखाना, समझ आया? तो जो चीज इस साल की है उसको ऐड कर दो, और जो चीज इस साल की नहीं है उसको माइनस, क्योंकि हमें वो चाहिए जो इस साल का है। आसानी से काम जो बनता है, हमारा पैसा मिला हो या ना मिला हो। और वो कैसे पता चलेगा, सर्विसेज दी जानी चाहिए या फिर सामान बिक जाना चाहिए, समझ आया? तो एक्रूड फीस इट्स वेरी इजी। एक्रूड इनकम का क्या करेंगे, P&L के क्रेडिट साइड रेलिवेंट इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हाँ या ना? यस सर। और दूसरा इफेक्ट कहाँ ले जाएंगे, एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। देख लो कितने कलरफुल नोट्स बना रखे हैं, नंबर इनकम अर्न बट नॉट, कैसे हिंदी में भी लिख रखा है, एक्रूड इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। ऐसे घर पे लिखना आप डबल पेन यूज करके, मैंने तो खैर 3 यूज कर रखे हैं। इनकम अर्न बट नॉट, इफेक्ट वन क्या है, P&L के क्रेडिट साइड ऐड कर देंगे इन रेलिवेंट इनकम। अरे बोल दो भाई। यस सर। इफेक्ट 2 क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स वेरी इजी। अब बताओ, एक बच्चा ना कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार पढ़ने में। वैसे आप लोग ज़्यादातर 90% चांस है आप 12th में कंटिन्यू करोगे हमें, जो बच्चा 11th में करता है। अब मान लेते हैं अब आपको अच्छा लगा, आपके पेरेंट्स के पास पैसे भी आए। हाँ, मतलब शहनाज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। शहनाज के घर वाले का यार एक बार में देखे छुट्टी करो, खत्म यार, ये बार फीस के लिए बोलते रहते हैं, टेंशन रखो। अब आप सोचो ध्यान से, अगर अभी मेरे को 12th की फीस मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, इनके पेरेंट्स कहते हैं सर अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के इनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छा है बिजनेस स्टडीज में, तो मतलब कितना है 78 आए 80 में से। हाँ, तो अब देखो 80 में 78 आना अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात हो गई। तो अगर हम छोटी सी बात करते हैं, इन्होंने पेरेंट्स ने बोला सर ये लो आपकी फीस वैसे भी कुछ ज़्यादा है नहीं,
ये लो एक चेक बना के दे दिया। अब मुझे बताओ अगर अभी से मुझे 12th की फीस मिल जाती, मेरे हाथ में आ चुकी है फीस, हाँ। अब मेरे पास पैसा आ रहा तो मैं मना ही क्यों करूँगा? बोलो हाँ है ना। आधी लक्ष्मी कौन मैं मना कहूँगा करता है? सर कोई बात नहीं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताओ क्या वो मेरी कमाई है इस वो साल? आपकी लायबिलिटी है, वो मेरी इस साल की कमाई नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि वो अगले क्योंकि साल जो की फीस है। मुझे मिली वो कब की मिली है? 12th की 12th मिली। की। अरे बोल दो यार। यस सर। 12th तो मुझे 2024 में पढ़ाना है, समझ में आई? यस सर। तो मेरा इस पे हक नहीं है, ध्यान रखना उस वाली फीस पे उस वाली फीस पे कहाँ है? जो 12th की फीस मिली। अब मान लो मार्च में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर पेरेंट्स कह रहे सर हम नहीं पढ़ाना चाह रहे, आपके पास बच्चे का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, तो मैंने ला कहा मेरा कि कोई पैसा बात ला। नहीं, आप एक काम करो ये वाली फीस अपनी वापस। वापस। लेकिन अगर बच्चे बोलेंगे 11th की फीस, पेरेंट्स बोलेंगे 11th की फीस वापस करो, मैं कहूँगा सॉरी सर वो नहीं मैं वापस कर सकता, वाई? क्योंकि अभी मैंने सर्विस सर्विस दे दी। वे लुल्लू तुझे 11th की भी चाहिए वापस। बच्चों 12th वाली जो एडवांस में मिल गई है दैट हैज बीन रिफंडेड, उसको हम क्या कर देंगे? वापस कर वापस सकते कर हैं, सकते बट हैं। 11th वाली में वापस नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने उसके बदले क्या दिए? सर्विस। तो आप समझ सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है हमारे लिए? लायबिलिटी की लायबिलिटी की तरह। तरह होती है। अब एक्चुअली जिस टाइम मुझे फीस मिले ना, इधर देखो सारे बच्चे, मान लो आज का ही दिन है और आज ही मेरे को पेरेंट्स फीस दे के जाते हैं, तो उस टाइम ना मैं ज़्यादा टेंशन नहीं पालता एडवांस की, या ईशांत ने स्लिप बनाए तो उस टाइम अकाउंटेंट पता है क्या करता है? कैश अकाउंट डेबिट टू फीस में डाल देता है उसको। यहाँ पर अकाउंटेंट गलती कर देता है एक तरीके से, मान लो अगर, वरना तो अकाउंटेंट अगर चाहता ना यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव, जो 11th वाली थी उसको कमाई बनाता, और जो 12th वाली है उसको क्या लिखता है? यहीं पर अगर वो लिख देता फीस रिसीव्ड इन एडवांस, तो फिर हमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आई बात? नहीं, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचती? लायबिलिटी Liability साइड। side। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जाती, ये हमारी इनकम नेट जाती। अरे बोल दो यार। यस सर। इतने डीप में कोई नहीं पढ़ाता, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जनरली सब एडजस्टमेंट्स को रटवाने की कोशिश करते हैं, बट हमारा अकाउंटेंट ऐसे नहीं करता है। अकाउंट अरे लास्ट में देख लेंगे, छोड़ो ना। या फिर क्या होता है, या फिर पेरेंट्स ऐसे बोल के जा रहे हैं सर ये लो आप 5,000 रुपये भी एडवांस रख लो, इसमें कुछ इसके हैं, कुछ जो बच जाएगा वो क्या करेंगे अगले साल देख लेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई। हाँ। अरे बोल दो यार। यस सर। यहाँ तो क्लैरिटी नहीं है। Clarity। क्या क्लैरिटी नहीं है कि इस साल की कितनी बन और रही है, अगले अगले साल साल की की कितनी? कितनी होगी? अभी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता इस साल की कितनी है। क्या पता ये एक महीने पहले ट्यूशन छोड़ दे। अरे बोल दो सही यार। बात है। तो ऐसे केस में फिर अकाउंटेंट कहता है कैश अकाउंट, बेटा बात नहीं करनी है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस बना दिया। अच्छा अब जब जैसे साल का एंड हुआ, अब हम करेंगे अच्छा जी आपकी फीस बनती इतनी है, ओह आपका तो कुछ पैसा क्या रखा है? एडवांस। तो जो पैसा एडवांस आ रखा होता है उसको हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट में डाल देंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब इसका इफेक्ट कैसे करोगे? सिंपल, P&L के क्रेडिट साइड रेलिवेंट इनकम में से क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि वो मेरी इनकम इस साल की है नहीं नहीं। और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड नहीं लायबिलिटी। क्यों चला जाएगा लायबिलिटी साइड? क्योंकि वो हमारी है ही क्योंकि नहीं। उस पे मेरा अधिकार ही नहीं। सर्विस ही नहीं दी अभी। ये देख रहे हो एग्जांपल देके समझा रखा, बाय फीस रिसीव्ड एडवांस माइनस कर दिया लायबिलिटी साइड। चलो इफेक्ट होगा, ठीक है इफेक्ट भी होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? जो हमारे जब हम से किसी एसेट को यूज करते हैं, यूज करने से उसकी वैल्यू में जो क्या आती है? रिडक्शन आता है। तो डेप्रिसिएशन तो बहुत आसान है, वो लगती साल के एंड में तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, रेलेवेंट एसेट्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और P&L दूसरा हम क्या डाल देंगे? P&L के डेबिट डेबिट। साइड। तो ये मैंने आपको 6 एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझाई। बाकी प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट्स की आप वीडियो देखना, और मैं आपको क्वेश्चन की भेजूंगा, क्या नाम है, वीडियोस। तसल्ली से देखना कि क्वेश्चन जो है, इधर देख लीजिए, तसल्ली से देखना कि सर क्वेश्चन करा कैसे रहे हैं। पहले हमें एडजस्टमेंट्स को करना होता है, पहले हमें किसको करना होता है? एडजस्टमेंट। तो एक एक एडजस्टमेंट उठाओ, उसके साथ के साथ 2 इफेक्ट करते रहें। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बिल्कुल सही से दिखाने होते हैं, उसके बाद फिर और आइटम्स को ट्रांसफर करते हैं। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की वीडियो भेजूंगा, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करते कैसे हैं, उस वीडियो को देखना, और फिर जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था उसको दोबारा से क्या करना? ट्राई करना। समझ में आया नहीं? यस सर। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 2 जो भी थे, क्वेश्चन नंबर 1 होएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5 1 2 3 5 ये क्वेश्चंस मुझे अगली क्लास में ट्राई करे हुए मिलने चाहिए। ओके। बात समझ में आ गई है? यस सर। चलो जी, फिर आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम बच्चों को करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
हाँ भाई देख ले भाई ट्रेड सर हम फेयर। जाएं? हाँ जी बिल्कुल आप लोग जा सकते थैंक यू भैया। हैं। ओके जी। गए थे भैया ट्रेड फेयर? हाँ कल गया था, पढ़े बढ़िया था, घूम आए और कुछ थाईलैंड वाला देखो। नहीं यार, ज़्यादा तो नहीं घूम पाया। हॉल नंबर 4 में था